दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडियन ज्योग्राफी का 43वां यानी 43 लेक्चर आपके सामने है। और आज दोस्तों सबसे कठिन टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है क्यों, ये डिफिकल्ट होता क्या है, तो याद रखिए कठिन वो चीज होती है जब तक कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है। कोई चीज हमें कब समझ में नहीं आती है, जब उस चीज के बारे में सिस्टमैटिक वे से हम नहीं पढ़े होते। दोस्तों ये चैप्टर मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि हर परीक्षा में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कतई नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से कोई भी पॉइंट गलत कर पाओ। ठीक है, इसके लिए आपको भी ध्यान देना होगा। कम से कम 3 से 4 या हो सकता है कि 5-6 लेक्चर की जरूरत पड़ जाए मुझे इस अकेले टॉपिक को कवर करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा और सहयोग रखिएगा। ये आपके भले के लिए, आपके हित के लिए मैं काम करना चाहता हूं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन के बारे में, यानी खनिज संसाधन कहां पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्या इनका कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है या कोई ऐसा बेल्ट जहां पर किसी चीज की प्रधानता ज्यादा हो। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का बहुत भंडार है। लेकिन पूरे भारत में हर जगह कोयला नहीं होता, पूरे भारत में हर जगह सोना नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक खाने हैं वहां पर आपको सोने की खान मिल जाएगी। इसी तरह से तांबा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, तमाम चीजें हैं, तो बहुत कुछ है। बात आता है कि हम लोग किस तरह से पढ़ें कि सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। तो याद रखेगा दोस्तों, ये मिनरल रिसोर्सेज का पहला वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको स्पेशल बेल्ट के बारे में पढ़ाऊंगा कि कैसे और कहां पर मिनरल बेल्ट पाए जाते हैं, और जितने भी खनिज संसाधन हैं ये उसी बेल्ट पर निश्चित रूप से पाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेल्ट पढ़ेंगे। और ये भी मैं बता दूं 5 तरीके के बेल्ट दिए हुए हैं, जिसमें पहला है नागपुर बेल्ट, वो मैं बताऊंगा आपको। मिडिल बेल्ट हो गया यानी जो सेंटर में है, भारत के सेंटर में है। तीसरा है अरावली बेल्ट जो राजस्थान साइड में है। चौथा है साउदर्न बेल्ट यानी जो दक्षिण की तरफ है। और लास्ट में है साउथ वेस्टर्न बेल्ट। ठीक है, इन 5 बेल्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि कहां पर किस चीज की प्रमुखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा खनिजों के बारे में। भाई आपने नाम सुना होगा, धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक खनिज हो गया, या फिर उसके अलावा आपने ईंधन खनिजों का नाम सुना होगा। धात्विक खनिज में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लौह होते हैं, अलौह होते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, बहुत ज्यादा खनिज होते हैं यार, इतने सारे मिनरल्स हैं कि समझ में नहीं आता। पहले तो बहुत सारे लोग यही नहीं जानते होंगे भैया मैग्नाइट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या होता है, बॉक्साइट क्या होता है, मैग्नीज क्या होता है, कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, अभ्रक क्या होता है, कैसा दिखता है, कहां पर यूज किया जाता है, सब कहानी आपको बताया जाएगा। लेकिन जब आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए सबसे कठिन चैप्टर हम लोग एंटर करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि स्टडी 91 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कहीं डरने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखिए दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो जल्दी से आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से आप अपनी बेहतर स्टडी कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं हर बार की तरह आपको यह बताना चाहता हूं जिनके मन में डाउट हो कि सर क्या यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक बार हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है और किस पॉइंट पर कम फोकस करना है। तो सीधे पहले क्वेश्चन आंसर, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूं नए तरीके से। ठीक है, लिख रहा है कि खान और खनिज अधिनियम जो आया था 1957 में। एक प्रश्न तो यही बन गया कि भाई ये अधिनियम कब आया था। ठीक है, खान और खनिज अधिनियम, तो याद रखिए खान और खनिज अधिनियम कब लागू हुआ था 1957 में। तो याद रखिएगा ये आया तो था, अधिनियम तो बना था 1957 में, लेकिन लागू बाद में हुआ था, लागू बाद में हुआ था। 1 जून 1958 को ये अधिनियम लागू हो गया। अधिनियम बना कब, ये बिल पारित कब हुआ 1957 में। ठीक है, और बना कब, तो याद रखिएगा 1958 में। अगला दे रहा दोस्तों, भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे विपन्न भाग कौन सा है। विपन्न मतलब ऐसा कौन सा जगह है जहां पर कोई खनिज संसाधन ही नहीं पाया जाता। विपन्न मतलब अभाव, विपन्न मतलब क्या होता है, अभाव। बताइए कहां पर अभाव है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो उत्तर दिशा की तरफ गंगा का मैदानी क्षेत्र या जो नदियों का मैदानी क्षेत्र, स्पेशली बात कर दूं जहां पर जलोढ़ मैदान वाले क्षेत्र हैं, वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, वो जो है विपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो विपन्न क्षेत्र माना जाता है।
है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के खनिज संसाधन नहीं पाए जाते, खनिज संसाधन इन क्षेत्रों में होते ही नहीं। भाई देखो, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है। नदियों वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं, तो यहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है, कृषि की प्रधानता होती है, अन्न यहां पर उपजाए जा सकते हैं। तो जो खनिज संसाधन वाली जगह है उनके अंदर मिनरल्स होते हैं। उन धरती पर आप बुआई कटाई ये सब कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी धरती जो है, धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और खजाने छिपे होते हैं। तो याद रखिएगा, विपन्न भाग कौन सा है? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न दे रहा है कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित क्षेत्र में कौन से सम्मिलित हैं? कई लोग तो बड़े परेशान होते हैं, सर परीक्षा में आ जाता अपतटीय, नहीं समझ में आता सर अपतटीय क्या है, सर एक बार बता दीजिए। अपतटीय, अपतटीय माने क्या होता है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा शायद ऑन सोर्स और ऑफ सोर्स का, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, अपतटीय माने होता है दोस्तों ऐसा क्षेत्र जहां पर संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, किंतु वह क्षेत्र तट के किनारे होता है। ठीक है, तट के किनारे। अब जैसे आपने मुंबई में हाई नामक एक जगह का नाम सुना होगा, जहां से क्या होता है, तेल का उत्पादन किया जाता है, वहां से तेल निकाला जाता है, तो वो अपतटीय क्षेत्रों में आ गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो कह रहा है इसके अंतर्गत समाहित क्षेत्र कौन से हैं? तो खास करके जो समुद्री एरिया होता है किसी भी देश का, वो इसके अंतर्गत आता है। जो महाद्वीपीय ढाल होता है उसको भी रखा जाता है। जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है जिसको आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हो, एसईजेड के नाम से जानते हो, उसको भी अपतटीय क्षेत्रों में रखा जाता है। यहां पर उत्खनन हेतु नियमन की संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास होती है और केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। करा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा किस खनिज पेटी को प्रदान किया जाता है? भाई किस खनिज पेटी को लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा दिया जाता है? जहां पर सबसे ज्यादा मिलता होगा, जहां पर लौह और इस्पात सबसे ज्यादा मिलता होगा, उसी पेटी को तो कहा जाएगा। फिर वो पेटी है कौन सी? तो याद रखिए उस पेटी का नाम है छोटा नागपुर पेटी। ठीक है, कौन सा है? छोटा नागपुर पेटी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है MECL। MECL की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? तो MECL का फुल फॉर्म क्या होता है? M माने होता है मिनरल, E माने होता है एक्सप्लोरेशन, यानी उसका उत्खनन करना, उसको उत्पादित करना, कारपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और नागपुर इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? नागपुर, और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। अगला है भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? तो वो भी है नागपुर में। ठीक है, इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा। अगला देखिए, करा खनिज संपदा की दृष्टि से, ध्यान दीजिए, खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र को, छोटा नागपुर बेल्ट को ही भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। कई बार पूछता है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि रूर क्षेत्र से बहने वाली नदी का नाम बताइए। अभी हाल ही में यह प्रश्न किसी एग्जाम में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस एग्जाम में, लेकिन किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। करा भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च धनी है? सबसे ज्यादा खनिज किस बेल्ट में मिलता है? याद रखिए छोटा नागपुर बेल्ट। भाई ये छोटा नागपुर कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाऊंगा आज पढ़ाऊंगा, देख लेना, यही तो मैं पढ़ाने आया हूं। दोस्तों क्या होता है ना, आप किताबें खोलते नहीं हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, शॉर्टकट तरीका ढूंढने लगते हो कि खनिज संपदा हमको याद हो जाए, मेरे दिमाग में आ जाए। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कभी भी ये चैप्टर आपको समझ में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर दोस्तों स्पेशली पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला बेल्ट है ना, वो पड़ता है छोटा नागपुर। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। करा भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज राक तंत्र, राक नहीं होगा, राक होगा, राक माने शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़, मैंने आपको बताया भी था कि मारधाड़ सबसे धनी। ठीक है, तो याद रखेगा धारवाड़ तंत्र क्या है? सबसे धनी तंत्र है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। जो अत्यधिक धात्विक है, क्या है? धात्विक माने यहां पर धातु वाले चीज ज्यादा मिलते हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक, तांबा, सीसा गलत लिखा है, सीसा ऐसे कर लीजिएगा, सीसा, टंगस्टन, ये सभी धात्विक खनिज होते हैं। इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है धारवाड़ तंत्र में। ठीक है, आगे देख रहे करा विंध्य शैल जो होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो खास करके चूना पत्थर वाली चीजें पाई जाती हैं, और चूना पत्थर से संबंधित जो भी चीजें मिलती हैं उनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, घर वगैरह बनाने में, साज सज्जा में। करा ललितपुर का नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश में ना, ललितपुर।
ललितपुर, याद रखिए ललितपुर में ग्रेनाइट की पट्टियां मिली हैं और स्लेट पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जानते हैं ना, कार्बन का ही अपरूप होता है, ठीक है। ग्रेनाइट, हीरा भी कार्बन का अपरूप है, याद रखेगा ग्रेनाइट। हमारे पेंसिल जो होता है ना उसमें जो लगा होता है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेनाइट मत करेगा, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा है। कह रहा है ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट पाए जाते हैं ललितपुर में। राजस्थान में दोस्तों एक जगह है नाथरा की पाल, इस क्षेत्र में दोस्तों लौ एस्क के खनिज पाए जाते हैं। भाई राजस्थान भी बड़ा धनी क्षेत्र है तो मरुस्थल, लेकिन बहुत धनी क्षेत्र। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको स्टेट वाइज भी बताऊंगा कि कहां क्या चीज की अधिकता है, तो वहां बताऊंगा कि कैसे तांबा और लोहा की बहुत अधिकता है। तो नाथरा की पाल अभी हाल में ये भी परीक्षा में आ चुका है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यह चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। स्पेशली जो आज हम बेल्ट पढ़ने वाले, क्या हो ये सारी चीजें उस बेल्ट से संबंधित है या नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला दे रहा है दोस्तों प्रश्न, करा भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, जो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना वही क्या है, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वही क्षेत्र छोटा नागपुर है, उसी को रूर प्रदेश कहा जाता है, भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, इसको आप याद रखेगा। करा देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र टीन उत्पादक देश है, टीन उत्पादक राज्य, देश नहीं टीन उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, एकमात्र टीन उत्पादक पूरे देश में और कहीं पर टीन का उत्पादन नहीं होता, केवल कहां होता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो याद रखेगा 36। अच्छा कैसे याद रखेंगे, परीक्षा में भूल गया तो दोस्तों आपने कभी रिक्शे पर टीना लदा हुआ देखा है, या किसी गाड़ी पर जो टीन लदा होता है, तो टीन कैसे लगा होता है, टीन के ऊपर टीन ना, एक टीन, दो टीन, तीन टीन, चार टीन, पांच टीन, ऐसे याद रख सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट खाली बता रहा हूं, ऐसे टीन लदे होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कितने टीन लदे, 36 टीन लदे, कितने टीन है, 36 टीन लदे। अब आप परीक्षा में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ टीन के उत्पादन में एकमात्र राज्य है, दूसरे को याद ही नहीं करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। करें एशिया का सबसे श्रेष्ठ जिंक, जिंक माने क्या होता है, जस्ता, क्या होता है, जस्ता। करें जिंक एवं सीमा, सीमा नहीं होगा यहां पे सीसा होगा, एवं सीसा का भंडार कहां पर है, तो भीलवाड़ा जिला है, ठीक है। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, ठीक है। तो कह रहा है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में ये पाया जाता है, सबसे बढ़िया जो जस्ते की क्वालिटी वो, ठीक है। कह रहा उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है, क्रोमाइट का बहुत उत्पादन करता है, एकाधिकार होना मतलब मोनोपोली हो जाना, मोनोपोली मतलब सबसे बड़ा गेमबाज यही है, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन ये करता है उड़ीसा क्रोमाइट का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कि उड़ीसा बहुत अल्प मात्रा में कर्नाटक में भी उत्पादन होता है, बहुत अल्प मात्रा में, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। उड़ीसा करता है क्रोमाइट का, तो कैसे याद रखेंगे, क्रो माने क्या होता है बताइए, क्रोमाइट में क्या लिखा है, क्रो। देखो छोटा छोटा मैं यहां ट्रिक बताऊंगा ताकि, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये कि यहां पर भूलने वाली बात, और बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो याद रखना पड़ेगा ना। अभी 36 टीन तो कभी भूलोगे नहीं। चलो क्रो माने क्या होता है, क्रो माने होता है कौवा, और कौवा क्या होता है, उड़ता है, क्या करता है, उड़ता है, तो उड़ता है तो उड़ीसा, उड़ता है तो उड़ीसा। अब बोलो भूलोगे क्या, अब बोलो, हम आज ऐसा पढ़ाने के विचार में है ना दोस्तों कि फिर आप भूलो ही मत यार, भूल गए तो फिर मतलब क्या निकलेगा। कुछ ऐसा बता दो कि आपको याद भी न करना पड़े और परीक्षा में अपने आप याद आ जाए, हाँ क्रो माने कौवा, कौवा माने उड़ीसा, उड़ गया, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारत में सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो कहां पर पाया जाता है, दोस्तों आपने मकराना का नाम सुना होगा, मकराना एक जगह है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर मिलता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और वहां पर जो खास करके जो सांबर झील का एरिया है, सांबर झील नमक के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके पश्चिमी भाग में मकराना क्षेत्र है, वो सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का संगमरमर देता है। दो चीज याद रखिएगा, जिंक और संगमरमर के मामले में राजस्थान से बेहतर कुछ है नहीं हमारे देश में, ठीक है। राजस्थान है जिंक और संगमरमर, ठीक है, तो याद रखेगा जिंक और संगमरमर, ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है इस मकराना संगमरमर से ही सुप्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ है, और आपने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का नाम सुना होगा, उसका एकदम प्योर जो है संगमरमर से बना हुआ है। और ये संगमरमर कहां से मंगाए गए थे, मकराना की खान से मंगाए गए थे। तो याद रखेगा मकराना राजस्थान में है, संगमरमर और जिंक के लिए ये जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे, चलिए इसकी भी कहानी बन जाए, छोटी सी कहानी बन जाए। मैंने कहा ना एशिया का सबसे बेहतरीन जिंक यानी जस्ता पाया जाता है। जिंक माने, जिंक को याद कर लो जीप, मान लो आप चले गए राजस्थान चले गए तो मरुस्थल पहुंच गए तो पैदल चलते चलते थक जाओगे, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जीप, क्या चाहिए, जीप। तो जिंक के लिए कौन जाना जाता है अपने देश में, तो याद रखिए राजस्थान जाना जाता है। कौन जाना जाता है, राजस्थान, ठीक है। और उन्हीं बालू से मिलकर क्या बनता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का संगमरमर बनता है। क्या बनता है, संगमरमर। या ऐसे कर सकते हो कि राजस्थान में कोई चला गया तो बिना पानी के मर जाएगा, मर
तो क्या हो गया, संगमरमर। बोलो अभी कितना पढ़ा है मैंने, टीन के उत्पादन में कौन आगे है, छत्तीसगढ़ है। कभी भूलोगे क्या, क्रोमाइट में एकमात्र एकाधिकार किसका है, उड़ीसा का है। क्रो माने कौवा, कौवा उड़, ठीक है, चिड़िया उड़, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा है जिंक, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जिंक कहां से आता है, राजस्थान से। सबसे बढ़िया क्वालिटी का संगमरमर कहां है, राजस्थान में। याद हो गया, इतना ही पढ़ा है होना, जितना पढ़ाऊंगा याद कराते चलूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। करा अभ्रक, अभ्रक के उत्पादन में याद रखिए किसका नाम है, आंध्र प्रदेश का नाम है। कैसे याद रखा जाए दोस्तों, अभ्रक, ठीक है। अभ्रक कैसे याद रखा जाए, कोई ट्रिक है आपके पास क्या, नहीं है तो अभी बता देता हूं। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र, देखिए अभ्रक में भी मैंने तो ऐसे ही बनाया है बचपन से, मैं हमेशा, मतलब जब से, बचपन से नहीं, जब से होश संभाला और इस तरह के प्रश्न जब से मिलने शुरू हुए मैंने ऐसे ही याद किया। अभ्रक में वाला मात्रा है ना, और आंध्र में भी ये वाला मात्रा, ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया। मुझे लगता है सबसे सटीक उत्तर है, इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर मिलने वाला नहीं, क्योंकि दूसरा कोई राज्य भी इतने स्टाइल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभ्रक में कौन है, आंध्र प्रदेश। मैं आपको खाली ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप पहले याद कर लो कौन नंबर 1 पर है, नंबर 2 3 4 तो सब ऐसे ही याद करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश है सबसे ज्यादा, लगभग 94% अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। आगे देखिए, करा डाली राजहरा पहाड़ियां, ये सब कहां पर है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। डॉली राजहरा पहाड़ियां, यहां से लौह अयस्क की खान है, ठीक है। और कह रहा है कि राखा खान ये झारखंड में है, ये तांबे के लिए है, ठीक है। ये कह रहा है कि डाली राजहरा जो पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़ में है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए, लौह अयस्क, मतलब लोहे की चीजें मिलती हैं डाली राजहरा पहाड़ियों पर, ठीक है। ये कहां पर पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मतलब मान लीजिए 36, ठीक है। 36 का आंकड़ा जब किसी से होता है इसका मतलब क्या है, लोग बोलते हैं ना हमारा उनसे 36 का आंकड़ा है, मतलब लड़ाई वाली बात है। जब लड़ाई वाली बात है तो लोहे डंडे निकल जाते हैं, हाँ, लोहे डंडे। तो याद रखिए 36 का आंकड़ा है तो लोहा, ठीक है, याद रखेगा। और कौन सा फेमस है, डॉली राजहरा। तो याद रख लीजिए डॉली क्या है, कोई लड़की का नाम है और उसके चक्कर में क्या है, डाली राज, ठीक है। और उसके कोई राज है, उसके लिए जो लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो डाली राजहरा याद रखेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और क्यों, क्योंकि मामला क्या है, छत्तीसगढ़ ना, तो याद रखेगा लॉ से संबंधित है। दूसरा है दोस्तों राखा खान, राखा खान पड़ता है, ये झारखंड में है और ये तांबे के लिए जाना जाता है, ठीक है। राखा खान तांबे के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों पुराने जमानों में जो तांबे के बर्तन, पहले तांबे के बर्तनों में खाना खाया जाता था, तब तो क्रेज खत्म हो गया, हम लोग स्टील में खाना खाते हैं और जो है दूसरे भी क्रॉकरी के प्लेट वगैरह आ गए, प्लास्टिक के प्लेट आ गए, अब उसमें लोग खाना खाते हैं। तो एक जमाना चलता था जब लोग जो है तांबे के बर्तन में खाना खाए जाते थे। आज भी दोस्तों तांबे के बर्तन में भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और उसको मांजा किससे जाता है, आप देखते होंगे कभी उसको नॉर्मल चीज उसको राख से मांजते थे, पुराने जमाने में उसको राख से मांजा जाता था, ठीक है, क्योंकि उससे वो क्रिया उरिया नहीं करता था। बड़ी कहानी है, अगर बताने जाऊंगा तो छूट जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा तांबा से संबंधित है राखा, तो राखा तांबा याद रखेगा, ठीक है। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला अमरकंटक की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है, बॉक्साइट के लिए। ये भी बताऊंगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइट, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब भंडारा एक जगह है महाराष्ट्र में, सब कहानी बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है, तो क्वेश्चन है ना, अभी आगे आएगा तो और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अब भंडारा महाराष्ट्र जिले में है और यहां से मैग्नीज की प्राप्ति होती है, मैग्नीज, ठीक है, भंडारा से, तो याद रखेगा। आयकर, जबकि नेल्लौर है आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्रा वाला जगह तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। मैग्नेट का संबंध रूपांतरित चट्टानों से, और इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के रूप में हुआ था पहले, लेकिन बाद में रूपांतरित हो गया। चलो ये तो बात की बात है, आगे हमें ये सब मुलाकात होता रहेगा। अब आते हैं मेन चैप्टर पे। क्या आज हमें पढ़ना है बेल्ट के बारे में। तो बेल्ट के बारे में दोस्तों क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद रहेगा, तमाम बातें याद तो मैं करा के छोड़ूंगा, समय आपको देना। चलिए समय शुरू होता है, अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म होता है, उनका रासायनिक संगठन होता है, उसे खनिज कहा जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया यार। ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये बताने वाली बात है आपको, बताइए मिनरल क्या होता है, खनिज क्या होता है। याद रखिए पहली बात तो खनिज कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, खनिज भाई सोना किसी व्यक्ति ने बनाया, सोना चांदी तांबा लोहा कौन बनाया बताओ, किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, सिंपल सी बात है ना।
इनका अपना भौतिक गुणधर्म होता है। सोना का अपना गुणधर्म है, चांदी का अपना गुणधर्म है, मैग्नीज का अपना गुणधर्म है। भाई इसमें बताने वाली क्या बात है, बताओ, कुछ बताने वाली है तो बताओ, ये क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कठिन थोड़े। तो इसका अपना रासायनिक गुणधर्म होता है, इसका अपना रासायनिक संगठन होता है। भाई लोहे की खासियत होती है कि चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है, सोने की खासियत होती है कि चमकदार होता है, चांदी की खासियत होती है कि विद्युत का बहुत बड़ा सुचालक होता है कि नहीं, तांबे का खासियत होता है कि जल को फिल्टर कर देता है। अलग अलग खासियत है, अलग अलग चीजें हैं, आप जानते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। चलिए, कह रहा है खनिज किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा। हाँ ये है, तो क्यों प्राकृतिक संपदा है? अच्छा बताओ, जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सब खनिज है ना। तो भारत क्या करता है, कोई किसी भी देश के पास अगर खूब ज्यादा खनिज हो गए हैं तो आदमी क्या करेगा, बेचेगा ना। जब दूसरे देशों को बेचेगा तो उसको फायदा मिलेगा। इसीलिए कहा गया बहुत मतलब सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन को क्या माना जाता है, अपनी प्राकृतिक संपदा माना जाता है। क्या है, हमारा प्राकृतिक धन है, संपदा माने धन, वेल्थ है हमारा, ठीक है। कह रहा है कि भारत में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, खोज पे खोज जारी है। अभी हाल ही में सुना होगा कि सोना मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तमाम ऐसी चीजें होती रहती हैं। आज भी भारत के धरती में बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन जो है धीरे धीरे करके उनका पता चलता रहा है। कह रहा है संविधान के अंतर्गत अच्छा बात आता है कि खनिजों पर अधिकार किसका है। तो भाई अलग अलग राज्य हैं, जिस राज्य में जो खनिज मिल जाएगा उस खनिज पर उसका अधिकार है, ठीक है। और राज्य खनिजों के उत्पादन कितना किया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए नियम कानून भी बना सकता है। तो सिंपल सी बात है, वही कह रहा है संविधान के अंतर्गत खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार है तथा खनन कानून के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जैसा चाहे वैसा कानून वो बना सकता है, ठीक है। सर बड़ा दर्द कर रहा है। चलिए, कह रहा केंद्र सरकार खान और खनिज अधिनियम जो 1957, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, कह रहा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के जरिए जो अपतटीय क्षेत्र हैं, जहां पर किसी भी राज्य का अधिकार नहीं, जैसे जो कभी SEZ में आते हैं या जो कभी ऐसे क्षेत्र में आ गए जो समुद्र वाले एरिया में पड़ जाता है, जहां नॉटिकल मील में हम दूरी नापते हैं, ठीक है। तो अगर उन क्षेत्रों में चीजें मिलती हैं तो उन पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र वालों में। करा राष्ट्रीय खनिज नीति भी आया था दोस्तों 1993 में, जब हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, उसके बाद अपनी खनिज नीति में बदलाव किया गया 1993 में, और उसके बाद जो घरेलू और विदेशी निवेश थे उनको भी खोल दिया गया, उनके रास्ते खोल दिया गया कि अब भाई उनका भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है ताकि इस क्षेत्र में भी बूम आ जाए। करा हमारे देश में अब तक 100 से भी अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। करा खनिज संसाधन यानी और चीजें जान लीजिए। करा भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भागों में पाए जाते हैं। अगर उत्तर भारत की अपेक्षा आप दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ज्यादातर खनिज दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा, ठीक है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है तो विपन्न क्षेत्र है, शुरुआत में आपको बता दिया गया है, ठीक है। करा यही कारण है कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, भाई मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ बना है, बिहार से अलग करके झारखंड बना है, ठीक है, और उड़ीसा हो गया पड़ोस में, ठीक है। और उस साइड चले जाएंगे तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश भी शामिल कर लीजिए। ये सभी खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं, ठीक है। कम महत्वपूर्ण में कौन सा है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार भी हो गया, ठीक, ये सब जो है कम महत्वपूर्ण राज्य हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा भारत के विभिन्न खनिजों के उत्पादन, भंडार आदि का विवेचन। अच्छा कैसे पता चलता है कि पूरे भारत में किस राज्य ने कितना खनिज निकाला, कितना नहीं निकाला, कौन पहले स्थान पर है, कौन उत्पादन में पहले स्थान पर है, कौन भंडार में पहले स्थान पर है, कोई ना कोई बताने वाला चाहिए ना। तो एक संस्था है, उसको नाम दिया गया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। क्या दिया गया है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। माइंस माने क्या होता है, खान, ठीक है। तो खानों का पूरा विवरण यही रखती है, ठीक है, और इसी के द्वारा यह विवरण प्रकाशित भी किया जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसको मोदी जी की अध्यक्षता में 29 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिया गया। इसमें क्या किया गया दोस्तों कि जो निजी क्षेत्र थे, जो प्राइवेट सेक्टर थे, उनकी भागीदारी को बढ़ा दिया गया ताकि अन्वेषण गतिविधियों में तेजी आ सके। अन्वेषण माने क्या होता है, रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च करना। भाई जब इसमें तेजी आएगा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए लाया गया दोस्तों। उसके तहत क्या किया गया, एक योजना थी जिसका नाम था नेल्प, ठीक है, यानी एलपी, उसको बदल करके हेल्प कर दिया गया। नेल्प क्या था, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसको बदल दिया गया हेल्प में, जिसको नाम दे दिया गया हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला अगर हम बात करें कुल कितने बेल्ट हैं, तो याद रखिए भारत में अगर खनिज संसाधन को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा बेल्ट के बारे में। अगर आप बेल्ट नहीं जानते तो कभी कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो 5 बेल्ट हैं, विथ मैप मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कहां कौन सा बेल्ट है, ठीक है। तो याद रखिए जो छोटा नागपुर बेल्ट है ना, इसी को उत्तर पूर्वी बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी। अब ऐसा नहीं पूर्वोत्तर बोल करके आप मेघालय वघालय जोड़ देना, नहीं, ठीक है। उत्तर पूर्वी बेल्ट के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर बेल्ट को, ठीक है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत पेटी के अंतर्गत खास करके झारखंड अलग किससे हुआ, बिहार से, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों को समाहित किया जाता है, ठीक है। खास करके इस वाले बेल्ट में मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ बोलिए ज्यादा सही है, ठीक है। क्या हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, एकदम आसपास के जो क्षेत्र हैं छोटा नागपुर का स्पेशल सेक्टर पड़ता है झारखंड में। झारखंड के आसपास की जो भूमियां उसको ले लीजिए, वो छोटा नागपुर बेल्ट हो गया। कह रहा है कि यहां पर सबसे पूरे देश में सबसे ज्यादा जो खनिज संसाधन पाया जाता है वो किस बेल्ट में पाया जाता है, वो छोटा नागपुर बेल्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है, इंग्लिश में मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कह रहा है यहां पर धारवाड़ और गोंडवाना, हमने पहले भी पढ़ा कि धारवाड़ वाली चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ध से धारवाड़, ध से धात्विक, ध से धारवाड़ और ध से धात्विक खनिज यहां पाए जाते हैं। तो धात्विक वाले भी हैं और गोंडवाना सेल के क्रम भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से दोस्तों यहां पर कोयला, तांबा और लोहा का भंडार मिलता है। किसका, कोयला, तांबा, लोहा। जिसमें से कोयला और लोहा, ये दो के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो भारत में चीजें अवेलेबल है वो या तो कोयला है या तो लोहा है, ठीक है। इन दोनों को हम काफी डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये खास करके धारवाड़ और गोंडवाना क्रम में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहां पर दोस्तों कुडप्पा क्रम का भी थोड़ा मोड़ा रूप देखने को मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। कुडप्पा वाले की खासियत क्या होती है ना, यहाँ पर चूना पत्थर से निर्मित चीजें मिलती हैं, मतलब चूना पत्थर से संबंधित चीज ज्यादा मिलते हैं। कैसे याद रखेंगे, चलिए कुडप्पा नहीं याद हो जाता तो कटप्पा याद कर लीजिए, ठीक है, कटप्पा याद कर लीजिए। देखिए मैं बहुत सारी चीजें समझा रहा हूं, जैसे मैंने बताया आपको धारवाड़, तो धारवाड़ में याद रखिए मारधाड़, ठीक है। तो मारधाड़ में धारवाड़ धात्विक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोहा, सोना, तांबा सब इसी में आता है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं गोंडवाना की, तो वो भी क्रम मिले हैं छोटा नागपुर पठार में। बाकी कटप्पा याद कर लो, कटप्पा से याद रखना कुडप्पा, कटप्पा जल्दी मत बोलना, ये काम करो ना, कुडप्पा का ही नाम बदल के रख दो कटप्पा, आप अपनी भाषा में याद कर लो कटप्पा। तो कटप्पा कहां पड़ता है, बाहुबली में। और बाहुबली हमने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मंजिले, राजमहल, ठीक है, कैसे बना है, चूना पत्थर से। कैसे बना है, चूना पत्थर से। बोलो याद रहेगा कि नहीं, बोलो बोलो कस के यार, घर में बैठे तो क्या हुआ, बोलो ना, पढ़ा रहा हूं सामने। फिर ऐसा किया करो कि नितिन सर आ गए हैं, सामने आ गए हैं, ठीक है। तो याद रखेगा चूना पत्थर हो गया। आगे लिख रहा है छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क एवं कोयला की उपलब्धता के कारण यहां पर लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग की आधारशिला रखी गई है। भाई देखो एक बात बताओ दोस्तों, जहां पे पेट्रोल होता है गाड़ी भी तो ही मिलती है। ऐसा कोई स्थान बता दो जहां पेट्रोल पंप ही ना हो तो वहां गाड़ी कैसे होगी, होगी क्या, नहीं। तो जहां पर कोयला है, कंपनी भी ये सोचती है ना भाई कंपनियां चलेंगी कैसे, फैक्ट्री चलेगी कैसे, फैक्ट्री में जो मशीन है वो कैसे चलेगा, बताइए, कोयला से चलता है, ठीक है। और कोयला की अवेलेबिलिटी जहां पे होगी, अगर फैक्ट्री वहीं पे आ गई तो बड़ी मजा की बात है, खूब कोयला लाओ, जलाओ, काम करो, है कि नहीं। तो याद रखिए इस वजह, अब कोयला लोहा दोनों उनको मिल गया, तो जो बड़े बड़े इस्पात कारखाने हैं वो खास करके इसी क्षेत्र में हैं, तो उनको याद रखिएगा। और फायदे पे फायदा, हाँ ठीक है, सोने पे सुहागा। आगे देखिए, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने इस्पात जानते हैं कि नहीं, इस्पात दोस्तों, इस्पात यानी लौह संबंधित याद रखिए। अभी बताऊंगा इस्पात, स्टील और लोहा में क्या अंतर होता है, अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, घबराइए मत। तो कर अधिकतम जो इस्पात के कारखाने हैं, जैसे कुल्टी हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया, नहीं याद होता मत याद करो, ठीक है। सब ऐसा लोहे वाले चैप्टर में आऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर को कौन नहीं जानता, जमशेदपुर टाटा। राउरकेला, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से बना था। बोकारो ब्रिटेन के, सॉरी ये
दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो कारखाने हैं ना, ये इसी पेटी में स्थित है। किस पेटी में? छोटा नागपुर पठार पेटी में। करा इस पेटी में बॉक्साइट के भी भंडार हैं। किसके? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? इसको होता है एल्युमिनियम का, ठीक है, तो उसके भी भंडार है। ताप विद्युत विकसित होने की वजह से एल्युमिनियम उद्योग भी यहीं पर विकसित हो गया है, ठीक है। करा छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, पहले बता चुका हूं, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इतनी बात आएगी तो आपको पता है कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, तो आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको बेल्ट दिखा दे रहा हूं। ये बेल्ट कहां पर है? तो दोस्तों ये बेल्ट आपका पड़ता है यहां पर, ठीक है। ये देखिए छोटा थोड़ा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका हो जाता है। मैप में देखिएगा ध्यान से, क्या क्या? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 5वें नंबर पे क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो इस छोटा नागपुर बेल्ट में आते हैं, तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है मिडिल बेल्ट। मिडिल बेल्ट को हिंदी में मध्यवर्ती बेल्ट भी कहते हैं। इसके पहले छोटा नागपुर बेल्ट को पढ़ा हमने, वो उत्तर पूर्वी बेल्ट कहलाता है, ठीक है। करा इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए जो मध्य प्रदेश को हमने छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि छत्तीसगढ़ तो छोटा नागपुर में आ गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा मध्य वाले मिडिल बेल्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर का महाराष्ट्र ले लीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उठा लीजिए, ठीक है। इन सभी को मिडिल बेल्ट में रखा जाता है। और यहां पर खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में पहला नंबर तो ले गया है छोटा नागपुर, ये दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। मिडिल बेल्ट वाले क्या आते हैं? ये दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं। नंबर 2 पर कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश के ठीक नीचे महाराष्ट्र और वापस आप आगे साइड आएंगे तो याद रखिए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तो ये 5 ये भी हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। करें यहां पर लौह अयस्क के भंडार हैं, कोयला है, तांबा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, ग्रेफाइट सब मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया पकवान है, घबराइए मत। ये तो मैं आपको सिर्फ बेल्ट बता रहा हूं कि आप देखो, आज मेरा फोकस इतना है ना, आप खाली ये ध्यान दो कि किस बेल्ट, जैसे मैं अगर पूछूं पश्चिम बंगाल बोला ना, तो मुझे बोलना ना पड़े यार छोटा नागपुर बेल्ट की बात कर रहा हूं या उत्तर पूर्वी बेल्ट की बात, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, ओ सर ये वाले बेल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने झारखंड बोला, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर क्या बोल रहे हैं, सर जो है नागपुर बेल्ट की बात कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र बोला, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए मैं मिडिल बेल्ट की बात कर रहा हूं। मैं कल को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बोलूंगा, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए मिडिल बेल्ट की बात कर रहा हूं। इतना आप याद करो, इसके चक्कर मत पड़ो, ये तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा, ठीक है, घबराइए बिल्कुल मत। आगे देखिए, करा खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण खनन उद्योग का विकास तो हुआ है, इन मतलब ये इन क्षेत्रों में, इन 5 राज्यों में खनन उद्योग का विकास हुआ, लेकिन फैक्ट्रियां उतनी ज्यादा नहीं लग पाई हैं, उद्योगों का विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दें। मुझे स्टेट बताने की जरूरत तो है नहीं, कौन कौन से स्टेट थे, अरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये 2 हो गए, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना ये हो गए, और एक महाराष्ट्र, ठीक है। 5 ही तो आपको याद रखना है, वो 5 आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे करा उत्तर पश्चिमी या फिर अरावली बेल्ट, कैसे याद रखेंगे? अगर भारत ऐसे आप बना दो, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम इधर ही तो पड़ेगा, इधर क्या है, इधर राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में अरावली बेल्ट है, तो अरावली पर्वतमाला का नाम सुना होगा ना। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय नहीं है, हिमालय तो वलित पर्वत है, नवीन पर्वतमाला है, ठीक है। याद रखेगा अरावली का नाम आता है, ठीक है, अरावली। तो याद रखे अरावली बेल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। करा इसका विस्तार कहां है? अरावली पर्वत कहां पर है? राजस्थान में, थोड़ा सा गुजरात तक आता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, तो याद रखेगा ये हो जाएगा यहां तक। तो यहां पर दिल्ली ना शामिल करके गुजरात, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र लेके चलिएगा, ये अरावली बेल्ट में, ठीक है। ये पूरी पूरी श्रृंखला है ना, थोड़ी लंबी होती है। करा यहां पर धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन सी? धारवाड़। अब देखो जहां जहां धारवाड़ मिलेगा वहां मारधाड़ होगा, धात्विक खनिज मिलेगा, ठीक है भाई, है कि नहीं, धात्विक खनिज मिलेगा। और अगर कुडप्पा मिला मतलब चूना पत्थर मिलेगा, कुडप्पा मिला तो चूना पत्थर मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया संगमरमर, मरमर यानी कहां? राजस्थान, मकराना, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है, इसीलिए कुडप्पा। तो आप ये भी ध्यान देते चलो कि कहां क्या बात हो रहा है। कुडप्पा यानी कटप्पा, कटप्पा यानी महल, महल मतलब चूना पत्थर, ठीक है, तो याद रखेगा। करा इसका विकास होने के कारण धात्विक और अधात्विक खनिज के भंडार भी मिलते हैं, और प्लस कुडप्पा संरचना में जो चूना पत्थर उसका भी मिल जाता है। करा यह क्षेत्र तांबा, जस्ता, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, अब देखिए ये सब भवन निर्माण वाले चीज हैं, ठीक है,
यहां से देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए समृद्ध माना जाता है। करा खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी यहां खनिज का विस्तार सीमित मात्रा में हुआ। हाँ, मुल्तानी मिट्टी के भी क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको स्टेट पता ही है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बताने की जरूरत तो है नहीं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दक्षिणी पेटी। दक्षिणी पेटी यानी साउथर्न पेटी की बात करें, साउथर्न पेटी में ध्यान दीजिएगा, यानी साउथ की बात करें दक्षिण में। अब दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, वो मिडिल बेल्ट में आ जाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कर्नाटक और तमिलनाडु की। कर्नाटक और तमिलनाडु को साउथर्न बेल्ट में रखा जाता है, ठीक है। यहां से लोहा, तांबा, सोना, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, ये सब पाए जाते हैं। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब स्टेट में, तो वहां आकर के बताऊंगा कि कहां पर क्या पाया जाता है। अभी आप बेल्ट याद रखो खाली, ठीक है। चलो, और आपका आखिरी बेल्ट है वो है साउथ वेस्टर्न, ठीक है। इसमें दोस्तों सीमित क्षेत्र रखे जाते हैं गोवा और आपका जो दक्षिणी कर्नाटक का निचला हिस्सा और आपका केरल, ठीक है। ये बेल्ट हो जाता है साउथ वेस्ट मतलब क्या हो जाता है, ये देखिए, साउथ माने दक्षिण और वेस्टर्न माने क्या हो जाता है पश्चिम, मतलब ये वाले बेल्ट। तो इस वाले बेल्ट में तो आपको पता होगा केरल आता है, कर्नाटक और गोवा लाइन से आता है ना भाई, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, ठीक है। तो याद रखेगा, साउथ वेस्टर्न बेल्ट है, इसमें रखे जाते हैं। इस पेटी में लोहा, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिरकान, मोनाजाइट, ठीक है। मोनाजाइट में याद रखे केरल का बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम सुना होगा, वो वहां पर कुंद्रेमुख लौह अयस्क का क्षेत्र है, और यहीं पर दोस्तों ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण भारत का, जहां पर सबसे ज्यादा लौह उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रियां भी यहां पर हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और थोड़ी सी चीज और देख लीजिए, मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। करा इन पेटियों के अलावा भी बहुत सारे खनिज बेल्ट और हैं, लेकिन स्पेशली 5 ही हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र की मैंने बात नहीं किया, तो उस क्षेत्र में भी कोयला, बॉक्साइट, तांबा और जगह जगह पर चूना पत्थर के भंडार हैं। गोदावरी बेसिन की मैंने बात नहीं किया, गोदावरी नदी बेसिन वाले क्षेत्र में भी खनिज संसाधन के बड़े भंडार मिलते हैं। बॉम्बे में जो हाई क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक गैसों वगैरह का भंडार मिलता है। तो दोस्तों ये सब भी आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, निवेदन आप सभी से। देखिए, अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। आप मन लगा के पढ़ाई करिए, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ये चैप्टर तो आप जरूर से देखिएगा, और अगर पहली सीरीज ही आपने ब्रेक कर दिया ना, फिर अगली सीरीज में आपको कोई समझा नहीं पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।